हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किशोर का तबीयत और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। कोई वैद्य के पास दिखाने के लिए हाथ में पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अरे बेटा किशोर, उठो उठो बेटा। सुनो जी, कुछ कीजिए ना। किशोर का बुखार तेजी से बढ़ने लगा है। अब मैं क्या करूं शांता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले से ही सर पर इतना कर्ज है, अब इसका इलाज कैसे कर पाऊंगा? तभी अचानक जमींदार श्यामलाल के घर आ जाता है। अरे ओ श्यामलाल, घर में बैठे बैठे दिन काटने लगा है। खेत में इतना सारा काम पड़ा है, कब करेगा काम? काम चोर कहीं का। अरे जमींदार जी, देख तो रहे हो, मेरा बेटा तेज बुखार से तड़प रहा है। इसको छोड़कर मैं कैसे आपके खेत में काम करने जा सकता हूँ? जब तुम्हें तुम्हारे बेटे का इतना ही चिंता था तो तुमने मुझसे पैसा उधारी क्यों लिया? और जब अभी काम करने का समय आया है, दुनिया भर का बहाना करने लगा है। जमींदार जी, कुछ तो रहम कीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बस आज नहीं जा सकता, कल मैं आपके खेत पर जाकर सारा काम कर दूंगा। अरे ये श्यामलाल, मुझे क्या बेवकूफ समझता है? तुम्हारा इस नाटक से मैं परेशान हो गया हूँ। चलो ये फावड़ा पकड़ और खेत जा, वरना मेरा पैसा वापस कर, पूरे ब्याज सहित। अब भी क्या बात कर रहे हो जमींदार जी? तुम्हें तुम्हारी पैसे की पड़ी है? यहाँ मेरा परिवार गरीबी और बीमारी से गुजर रहा है। आपके लिए पैसा बड़ा है, मेरे लिए मेरा परिवार। मैं इस हालत में नहीं जा सकता, मुझ पर रहम करो। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। देख क्या रहे हो, मारो इस नमक हराम को। श्यामलाल की पत्नी के विनती करने के बाद भी जमींदार के आदमियों ने एक न सुनी और श्यामलाल को मारने लगे। अरे रे रे, सुनो, इसके लड़के को उठा कर ले चलो, और जब ये पैसा देगा तभी उसका लड़का को छोड़ेंगे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। हम आपके खेतों का काम कर देंगे। हमसे हमारे बेटे को मत छीनो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे रे रे, देखो तो ये क्या बोल रही है। ठीक है, तो फिर उसका 2 बैल को लेकर चलो। जब ये ब्याज समेत पूरा पैसा दे देगा, उसके बाद उसका बैल को वापस कर देगा। इस तरह जमींदार ने श्यामलाल को खूब धमकाया और वहाँ से चला गया। अरे कितना दिन हो गया, दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ श्यामलाल भी दुकान पर आता है। अरे ओ भाई, क्या चाहिए? सब मिल जाएगा आपको हमारे दुकान में, बोलिए तो सही। नहीं सेठ जी, सामान खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ क्या चेहरा दिखाने आए हो? नहीं सेठ जी, मैं आपके दुकान में काम मांगने आया हूँ। आप जो बोलोगे वही काम करूँगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए। अरे ना रे भाई, ना ना, मैं ऐसे भी बहुत परेशान हूँ। ऐसे तो कोई सामान बेच ही नहीं रहा है और तुम काम मांगने आ गए हो। निकलो यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। हाँ, चलो, आज का दिन भी बेकार ही जाएगा। चलो अब दुकान बंद करके घर को जाना चाहिए। अरे ये तो जमींदार बलराज का घर है। देखो तो घर कितना सुंदर बना रखा है। गरीबों को लूट कर सारा पैसा जो जमा कर रखा है। अरे देखो तो कैसे ही रास्ते में खड़ा है, अब ये अपना बड़ा ही दिखाएगा। अरे रे ओ सेठ जी, कहाँ चले? लगता है दिन अच्छा नहीं चल रहा है आपका। अरे हाँ जमींदार जी, क्या बताऊँ, आजकल तो सब काम धंधा मंदा है। अरे ये क्या सेठ जी, ये तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही गजब का अंगूठी लगा हुआ है। कहाँ से लिए? कितने का है ये? अरे जमींदार जी, यह मेरे सोने की अंगूठी है। बहुत पहले मुझे यह मिला था, तब से लेकर मेरे पास ही है। देखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वैसे तुम बोल रही हो कि तुम्हारा काम धंधा खराब चल रहा है, क्यों ना ये अंगूठी मेरे को दे दो, बदले में मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा। पागल हो गई हो क्या जमींदार जी? मैं अपने सोने का अंगूठी भला तुमको क्यों दे दूं?
चलो रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे जाजा, मेरा नाम भी बलराज जमींदार है। मुझे जो चीज पसंद आता है मैं उसको हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे वह सोने की अंगूठी हो या कोई सोने का जमीन ही क्यों ना हो। जमींदार रात होते ही अपने साथ 2 बैलों को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। चलो भाई, आ गया मैं। अच्छा, एक काम और करता हूँ, इन 2 बैलों को सेठ के इस बगीचे में छोड़ देता हूँ और यहीं से ही तमाशा शुरू हो जाएगा। जमींदार दोनों बैलों को सेठ के बगीचे में छोड़ देता है। सेठ के पत्नी का नजर अपने बगीचों पर चल रहे बैलों के ऊपर पड़ता है। हे भगवान, देखो तो यह रात के समय कहाँ से 2 बैल आ गए हैं। अरे ये तो सारा बगीचा ही उजाड़ देंगे। अजी सुनते हो? उठो 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 तो जल्दी। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? चैन से सोने भी नहीं दोगे क्या? अब क्या मुसीबत आ गया है? अजी सुनते हो? हमारे बगीचे में 2 बैल आ गए हैं। जल्दी जाइए वरना पूरे बगीचा को खलियान बना देंगे। सेठानी की बातें सुनकर सेठ तुरंत घर के बाहर आ जाता है। इधर मौका देखते ही जमींदार सेठ के घर के अंदर चला जाता है और सेठ के तकिए के नीचे रखी अंगूठी को लेकर जमींदार वहीं से भाग जाता है। अरे वो रहा। अरे रुक रुक रुक, कहाँ भागे जा रहा है? रुक, पकड़ लिया पकड़ लिया। ये बैल पता नहीं किसका है, सुबह होने दो फिर मैं इसका खबर लूँगा। फिलहाल मैं इसको बांध कर रखता हूँ, सारा हरजाना भरवाऊँगा। लोग आजकल इतना आलसी हो गए हैं, अपने गाय बैल को संभाल नहीं पा रहे हैं। सुबह होने दो फिर सबकी खबर लेता हूँ मैं। अरे भगवान, ये क्या? ये तकिया तो पलटा हुआ है। इसी तकिया के नीचे तो मैं अपनी अंगूठी रखा था। अरे हाँ, अब तो ये अंगूठी भी नहीं है। लगता है किसी ने चुरा लिया है। जरूर जरूर उस लालची जमींदार ने अंगूठी चुराया होगा। सुबह ही उसने मेरी अंगूठी के बारे में पूछ रहा था। अरे ओ जमींदार बलराज, चोरी भी करने लगे हो क्या आजकल? क्या तुम्हारा धंधा सही नहीं चल रहा है? क्या तुम इतने भी नीचे गिर गई हो कि चोरी करने लगे हो? अरे ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? जरा सोच समझ कर बोलिए। मैं बिल्कुल सच ही बोल रहा हूँ। तुमने मेरी अंगूठी को नजर लगाया था, आज मेरा अंगूठी गायब हो गया है। इसका मतलब तुम ही अंगूठी चुरा कर लाए हो। तुम बिना सोचे समझे कैसे बात करते हो सेठ? मैं भला क्या करूँगा तुम्हारे अंगूठी को? मैं चाहूँ तो ऐसे 10 अंगूठी और बना सकता हूँ। क्या समझ रखे हो खुद को? तुम मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो जमींदार, तुम्हारा फितरत मुझे सब पता है। देखो सेठ, यहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं करने का, नहीं तो मैं आपका शिकायत सीधा राजा के पास कर दूंगा। फिर आप जिंदगी भर कारावास में रहेंगे, तब आप वहीं से सेठगिरी दिखाना। यहाँ नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मेरे पास सबूत है। ये 2 बैल जिसको तुमने मेरे बगीचे में छोड़ दिया था और मौका मिलते ही अंगूठी लेकर फरार हो गए। ये क्या बोल रहे हो? ये 2 बैल? अरे हाँ, अब समझा। इसका मतलब चोर हमारे ही गांव का है। मैं पक्का ये बता सकता हूँ, चोरी श्यामलाल ने ही किया है, क्योंकि यह श्यामलाल का बैल है। उसको पैसा का जरूरत है, पैसा नहीं मिला होगा तो उसने अंगूठी ही चोरी कर लिया होगा। अरे हाँ, शायद ये जमींदार सही बोल रहा होगा, क्योंकि कल श्यामलाल भी मेरे दुकान पर आया था और पैसे की बात कर रहा था। जमींदार, मुझे लगता है शायद तुम्हारा बात सच होगा, क्योंकि श्यामलाल कल शाम को मेरे दुकान आया था और कुछ काम मांग रहा था, पर मेरे पास काम नहीं था तो मैंने उसको मना कर दिया था। तो इसका मतलब श्यामलाल ने ही चोरी किया होगा। अभी उसको सबक सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। इस तरह सेठ, जमींदार और गांव के कुछ लोग सीधे श्यामलाल के घर पहुंच जाते हैं। अरे श्यामलाल, कहाँ है मेरी अंगूठी? देख, अभी तो प्यार से बोल रहा हूँ, मेरा अंगूठी वापस कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? अरे देखो तो, चोरी और ऊपर से सीना चोरी करता है। मेरा सोने का अंगूठी कल रात से गायब है और तूने ही उसे चोरी किया है। देख, मुझे अच्छी तरह से सब पता है। सेठ जी, मैं भला चोरी क्यों करूँगा? जो कुछ भी मेहनत मजदूरी से कमाता हूँ उससे ही मेरा परिवार चलाता हूँ।
कृपया आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ना लगाओ। देख ज्यादा बन मत। कल तूने मेरे पास काम के लिए आया था, मैंने तुझे काम नहीं दिया और तेरी नज़र मेरी अंगूठी पर पड़ी और तूने रात को अपना बैल मेरे बगीचा में छोड़कर हमारा ध्यान भटका कर आसानी से मेरे अंगूठी को चोरी कर ले आया है। तेरा चाल मुझे अभी सब समझ में आ रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरा बैल को तो जमींदार ने कल ले गया था। अरे रे ये बेवकूफ, ये क्या बोल रहा है? मैं तेरा बैल जरूर ले गया था, लेकिन वह तो रास्ते में ही छुड़ा कर वापस तेरे पास भाग आया था ना। खुद चोरी करेगा और मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा। देखो तो। नहीं नहीं, यह मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरे ये ऐसा नहीं मानेगा, मारो इस चोर को, मारो मारो। इस तरह सेठ के आदमी श्यामलाल को मारने लगते हैं। अपने पति को मार खाते देख पत्नी बीच में बचाव करने आती है। उसके सिर में भी डंडे लग जाते हैं और वह भी वहीं बेहोश हो जाती है। श्यामलाल जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो दोनों बेहोश हो गए लगता है। हाँ, एक काम करते हैं, इन तीनों को गांव के बाहर जंगल में फेंक देते हैं, यही इनकी सजा होगा। क्या बोल रहे हो? उसी रात तीनों को एक जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। इनको भला अब इस जंगल में कौन बचाने आएगा? जमींदार जी, चलो अब हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे रे रे, आज इतनी देर रात बंदरों का कोलाहल, लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गया है। मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे जाकर देखूं तो आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे हाँ हाँ हाँ, आवाज तो इधर से ही आ रहा है। मुझे इसी दिशा में आगे जाना चाहिए। साधु बाबा चलते चलते बंदरों की झुंड तक पहुंच जाते हैं। बहुत से बंदर तीनों के आसपास बैठकर चिल्ला रहे थे। अरे ये क्या देख रहा हूँ? इतना जोर से बंदर क्यों चिल्ला रहे हैं? अब रात को भी सोने नहीं दोगे क्या तुम? दिन भर तो ऐसे ही मस्ती करते रहते हो, अब रात भर भी मस्ती करने लगे। बाबा, आप जरा यहाँ आकर तो देखिए। हे भगवान, ये क्या? इतनी रात जंगलों के बीच तीन इंसान, वो भी बेसुध हालत में, इतने घने जंगल के अंदर में बेहोश पड़े हुए हैं। लगता है इनके ऊपर कोई घोर मुसीबत आन पड़ा है। बाबा तीनों के ऊपर कमंडल से पानी छिड़कने लगते हैं। तभी किशोर को होश आने लगता है। क्या हुआ बाबा, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ इन लोगों को? देखो मनवा, तुम मेरे सबसे करीबी हो। इनको देखकर ऐसा लगता है इनके साथ कोई बड़ा दुर्घटना हुआ है या ये कोई षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। और बाबा, इन दोनों का क्या हुआ? देखो मनवा, ध्यान से सुनो। लगता है ये इस लड़के का दोनों माता पिता हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों की मृत्यु हो गई है। हे भगवान, यह तो फिर अनर्थ हो गया बाबा, यह तो फिर अनाथ हो गया। नहीं मनवा, ये हमारे जंगल में आ गया है। यह अब हमारे जंगल के संरक्षण में रहेगा। हम इसका पालन पोषण करेंगे और हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, और एक बात सुनो मनवा, तुम सब लकड़ी का इंतजाम करो। हमें इन दोनों का अंतिम संस्कार भी करना होगा। बाबा और बंदर उस बच्चे को लेकर आश्रम आ जाते हैं। किशोर को बाबा अपने पास रखते हैं और कई दिनों के इलाज करने के बाद एक दिन किशोर को होश आता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यह तो मेरा घर नहीं है। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरी माँ कहाँ है? सुनो बेटा, तुम्हारे माँ और पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या बोल रहे हो बाबा? इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? नहीं बेटा नहीं, उदास न हो। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम हमें बता सकते हो?
बेटा किशोर, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम निश्चिंत रहो। और यह मनवा, यह बंदर जरूर है, लेकिन एक इंसान के जितने गुण होते हैं वह सभी गुण इसमें मौजूद है। यह तुम्हारा हर संभव मदद करेगा। इस तरह किशोर का जिंदगी आगे बढ़ता गया। मनवा के साथ जंगलों में घूमता, जंगलों के तौर तरीका सीखता। सुनो किशोर, अब तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा बेटा। हम तो ठहरे वनवासी सन्यासी, लेकिन तुम्हारा जिंदगी तो अभी शुरुआत हुआ है। तुम चाहे तो अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। बाबा, अब मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मैं अपने पिताजी और माँ का बदला जरूर लूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ किशोर, जिसने अपना माँ बाप को खोया है वही इसका दुख को समझ सकता है। बाबा, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। अब मैं कंचनगढ़ जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं अपने माँ बाबूजी के न्याय के लिए लड़ूंगा। बेटा, अगर तुम कंचनगढ़ की ओर जा ही रहे हो तो यह जादुई अंगूठी अपने साथ लेकर जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस जादुई अंगूठी से जिस भी चीज को तुम स्पर्श करोगे वह सोने का बदल जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही होगा। किशोर बाबा से अलग होकर मनवा बंदर के साथ जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल गया। महाराज, महाराज, राजमहल के बाहर एक जादूगर आया है जो कि बहुत ही कमाल का जादू दिखा रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ जमा हुआ है। अरे अरे, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कई दिन हो गए जादू देखा नहीं, और आज जादूगर स्वयं हमारे राजमहल चल के आया है। सैनिक, फौरन उस जादूगर को यहाँ राज्यसभा में लेकर आओ। महाराज की जय हो। अरे कहाँ के हो जादूगर? तुमको तो पहले हम इस शहर में नहीं देखा। महाराज, मैं जंगलवासी हूँ, जंगल में निवास करता हूँ। आजीविका के लिए शहर की ओर आ गया। ठीक है, फिर चलो जादूगर, अपना जादू दिखाओ और राज्यसभा को खुश कर दो। अगर हम खुश हुए ना तो तुमको खुश कर देंगे। किशोर ने अपनी जादुई अंगूठी के दम पर तरह तरह की सोने की चीज राजा को दिखाया। आसपास में जो भी चीज था सबको सोना बना दिया। राजा यह सारे जादू को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह जादूगर वाह, इतने कम उम्र पर तुम बड़े कमाल का जादू सीखा है तुमने। महाराज, भूखे पेट सब कुछ सिखा देता है। पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, न्याय के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ जादूगर, तुम्हारी बात भी सही है, पेट के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सुनो मंत्री जी, मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस जादूगर को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिया जाए। इस तरह किशोर को 100 सोने के सिक्के मिल जाता है। उन 100 सोने के सिक्कों को लेकर किशोर जमींदार के घर की ओर जाने लगता है। सुनो मनवा भाई, वक्त आ गया है। हम जिस काम के लिए आए हैं सबसे पहले वही काम ही करेंगे। मैं अपने माँ बाबूजी का प्रतिशोध जरूर लूंगा। हाँ किशोर भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें जमींदार को सबक सिखाना चाहिए। अरे कौन हो भाई, यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? जाओ, जमींदार बर्राज से कहना एक व्यापारी सोने के सिक्के लेकर आया है। अरे जमींदार साहब, आपके लिए अच्छी खबर है। बाहर कुछ सोने के सिक्के वाला व्यापारी आया है जिसके पास बहुत से सोने के सिक्के हैं। वह आपसे मिलना चाहता है। अरे मूर्ख, तो तूने उनको बाहर क्यों रखा है? अंदर लेके आ, जा जा जा, जल्दी लेके अंदर आ। अरे आइए आइए साहब जी, आपका स्वागत है। मेरा नौकर आपके बारे में बता रहा था। बोले कैसे आना हुआ आज हमारे घर? देखो जमींदार, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम सोने चांदी के बहुत शौकीन हो। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, क्या तुम उसे खरीदोगे? अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! सच में आप तो बड़े सोने के व्यापारी लगते हो। अरे नहीं जमींदार, मैं कहाँ सोने का व्यापारी, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। आप सोने के व्यापारी नहीं हैं
तो फिर इतने सारे सोने के सिक्के आपके पास कहाँ से आए? अरे जमींदार साहब, इतने सारे सोने के सिक्के जो आप देख रहे हो वो इस जादुई सोने के अंगूठी से आया है। अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो भाई? जादुई अंगूठी? ये कैसा संभव है? मैं तो आज तक ऐसे कोई चीज के बारे में सुना ही नहीं है। अरे हाँ जमींदार साहब, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इतने सारे सोने के सिक्के झोले पर पड़े हुए हैं। यह सब हम इस जादू के अंगूठी से बनाया है। जमींदार कुछ सोने के सिक्कों को उठाकर हाथों में लेता है और गौर से देखकर कहता है, अरे हाँ 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 भाई हाँ, यह तो असली सोने के सिक्के हैं। अरे क्यों ना मैं इन लोगों से जादुई अंगूठे ही मांग लेता हूँ। सोने के सिक्के को लेकर क्या ही करूँगा, वैसे तो इसके बाद में कई सोने के सिक्के ऐसे ही बना लूँगा। चलो ठीक है, मैं इन लोगों को जादुई अंगूठी ही मांग लेता हूँ। कहाँ खो गए जमींदार जी, कुछ तो बोलिए। देखो भाई, मैं सोने के सिक्के तो नहीं लूँगा, लेकिन जादुई अंगूठी को ही खरीदूंगा। बोलो क्या कीमत दूँ इस जादुई अंगूठी का? वैसे तो जमींदार जी हम इसे बेचना नहीं चाहते, पर अरे भाई बेच दे इस जादुई अंगूठी को, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे सोने चांदी है। चलो ठीक है जमींदार जी, ऐसे में आप अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दो, उसके बाद ही अंगूठी अपने पास रख सकते हो। पर मेरा एक शर्त है। हाँ हाँ, बेझिझक बताइए ना, क्या शर्त है? मैं सभी शर्त पूरा करने को तैयार हूँ आपका। तुम्हारे पास जो सोने की अंगूठी है वह मुझे चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जमींदार ने घर के सारे कागजात लाकर किशोर को दे दिया और सभी जमीन जायदाद को किशोर के नाम कर दिया। किशोर ने उस जादुई अंगूठी को जमींदार को दे देता है। अरे वाह वाह, आ गया मेरे पास जादुई अंगूठी। अभी इस अंगूठी से मैं सोने का पहाड़ भी खड़ा कर सकता हूँ। हा 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 हा। जमींदार ने अपने पास रखे खटियों को अंगूठी से स्पर्श कराया। खटिया तुरंत सोने का बन गया, लेकिन कुछ ही पल में वापस वह खटिया लकड़ी का खटिया में बदल गया। अरे ये क्या? ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। अरे धोखेबाज, तूने मेरे साथ धोखा किया। ये तो वापस लकड़ी का ही बन गया है। इसमें सोने का क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अब भी समझ नहीं आया क्या जमींदार? यह तुम्हारे कुकर्म का ही फल है। तुमने बहुत से गरीब लोगों को बेरहमी से मारा है, उनको घर से बेघर कर दिया है, यहाँ तक कि उनके मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। क्या तुम भूल गए श्यामलाल और उसका परिवार के साथ तुमने क्या किया था? तुम कौन हो और यह सब तुमको कैसे पता? मैं वही श्यामलाल का बेटा किशोर हूँ, जिसे तुमने मरने के लिए जंगल में फेंक दिया था। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरा कागजात मुझे वापस कर दे बेटा। नहीं, अब इसका फैसला तो केवल राजा ही करेंगे। मैं राजसभा में इसका शिकायत करने जा रहा हूँ। क्या हुआ जादूगर? कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मैं आपके पास कोई जादू दिखाने नहीं बल्कि एक गुहार लेकर आया हूँ। मुझे न्याय दीजिए महाराज। क्या हुआ? तुम निश्चिंत होकर बताओ। महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आप ही के राज्य के एक किसान श्यामलाल का बेटा किशोर हूँ। आज से कई साल पहले इस तरह किशोर ने राजा के पास जाकर अपने साथ हुआ घटना को बता देता है। इतनी बड़ी घटना, वो भी मेरे राज्य में? सैनिक, तुरंत जमींदार सेठ और उन गांव वालों को यहाँ लेकर आओ जिन्होंने किशोर के माता पिता के ऊपर अन्याय किया था। कुछ देर के बाद सैनिक जमींदार सेठ और गांव वाले को लेकर आ जाते हैं। अरे सुनो जमींदार और सेठ, क्या किशोर जो कह रहा है वह सच है? नहीं महाराज, हम तो इस लड़के को पहचानते तक नहीं हैं। महाराज, इन दोनों ने मेरा बचपन उजाड़ दिया। जब मैं छोटा था, बीमार था, मुझे जंगल में ले जाकर फेंक दिया। मेरे पिताजी पर अंगूठी चोरी का झूठा आरोप लगाकर मार डाला। क्या किशोर जो कह रहा है वह सच है? किसका अंगूठी चोरी हुआ था? मेरा अंगूठी चोरी हो गया था महाराज। मुझे जमींदार ने बताया कि श्यामलाल ने चोरी किया है। क्या वह अंगूठी यह है सेठ? सच सच बताओ।
हाँ 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 हाँ, यही है वो अंगूठी जो चोरी हो गया था। महाराज, यह अंगूठी जमींदार ने मुझे दिया है। अगर चोरी मेरे पिताजी ने किया था तो यह अंगूठी जमींदार के पास कैसे आया? इसका मतलब यह हुआ कि चोरी जमींदार ने किया था और आरोप मेरे पिताजी पर लगा दिया ताकि वह हमारी जमीन हड़प सके, और इसी के दुख में मेरी माँ भी गुजर गई। नहीं नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं किया है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। एक बात और, अरे किशोर, जरा बताओ तो तुम्हें ये अंगूठी कैसे मिला? किशोर ने राजा को बताया कि उसे वह अंगूठी कैसे मिला था। तुम लोगों ने मेरे राज्य में घोर अपराध किया है। एक निर्दोष किसान का परिवार ही उजाड़ दिया है। इस अपराध का कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा ताकि दोबारा मेरे इस राज्य में इस तरह का अपराध करने से पहले कोई अपराधी 1000 बार सोचेगा। सैनिकों, इस जमींदार को हम सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। इसे कल सुबह सूली पर चढ़ा देना और सेठ साथ ही गाँव वालों को कठोर कारावास का सजा सुनाते हैं। और किशोर को उसके पिताजी का खेत उसको वापस दिलाने का हुक्म देता हूँ। इसके साथ ही अलग से किशोर को हमारी ओर से 6 बीघा जमीन देने का ऐलान भी करता हूँ। कुछ दिन के बाद किशोर का विवाह भी हो जाता है। किशोर अब अपने खेतों में मेहनत करके और सोने के सिक्के से व्यापार करके बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाता है। अब किशोर का जिंदगी हंसी खुशी आगे बढ़ने लगा।